बंदरबांट नाटक में हरिवंश राय बच्चन जी ने दो बिल्लियों की आपस में लड़ाई व बंदर की रोटी खा जाने का वर्णन किया है। इस नाटक में काली बिल्ली और सफेद बिल्ली से कहानी की शुरुआत होती है। दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते करती हैं। वे दोनों ही भूखी रहती हैं। तभी उन्हें कहीं से रोटी की गंध मिलती है। रोटी मेज पर रखी रहती है, लेकिन सफेद बिल्ली रोटी लेने से डरती है। इसलिए काली बिल्ली लपक कर रोटी ले लेती है। उसके पीछे सफेद बिल्ली भी भागती है। वो कहती है कि मेरे दिखाने पर ही तूने रोटी उठाई है। काली बिल्ली कहती है कि रोटी पर पहला हक मेरा है, क्योंकि मैंने उसे उठाया है। इस प्रकार दोनों बिल्लियां आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लग जाती है। इसी बीच नाटक में बंदर का प्रवेश होता है। वो कहता है कि मैं तुम दोनों का न्याय करूंगा। तुम लोग कचहरी चलो। कचहरी यानी कोर्ट। ठीक है। तो बच्चों, जब दो पक्षों की किसी बात पर लड़ाई हो जाती है तो उनका न्याय करने के लिए कहाँ जाते हैं? वे जाते हैं कोर्ट में। ठीक है। जहाँ जो न्यायाधीश होते हैं वो दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला देते हैं सही। ठीक है। और दूसरे दृश्य में क्या होता है? बंदर की कचहरी लगी होती है, यानी बंदर का कोर्ट लगा होता है। बंदर के सामने दोनों बिल्लियां फरियाद करती हैं। बंदर सफेद बिल्ली से कहता है कि तुम एक आंख से रोटी देखी या तुमने दोनों आंखों से? तो ऐसा कहने पर बिल्ली दोनों आंखों से रोटी देखने की बात करती है। अब काली बिल्ली से वो कहता है कि तुम एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो इस पर काली बिल्ली क्या जवाब देती है कि दोनों टांगों से झपटी थी। तो बंदर क्या फैसला सुनाता है? बंदर फैसला सुनाता है कि रोटी को दोनों पक्षों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। तो इसलिए बंदर अपना धर्म कांटा निकालता है। धर्म कांटा यानी तराजू, जो न्याय करेगा, और रोटी उस पर रखता है। दोनों जो उसके पल्लड़े होते हैं धर्म कांटे या तराजू के, दोनों पल्लड़ों पर रोटी के टुकड़े रख देता है। तो वो तराजू के दोनों पल्लड़ों पर एक एक टुकड़ा काट कर रख देता है, जिसमें एक पल्लड़ा हल्का हो जाता है और एक पल्लड़ा भारी हो जाता है। तो जो पल्लड़ा भारी हो जाता है वहां से बंदर रोटी तोड़कर खा जाता है, और इसी क्रम में जब दूसरा पल्लड़ा भारी हो जाए तो बंदर उस पल्लड़े से रोटी तोड़कर स्वयं खा जाता। तो इस तरह बंदर एक एक करके दोनों पल्लड़ों से रोटी खा जाता है। तो जो बिल्लियां हैं उनको बंदर की चालाकी का पता चल जाता है। उनको पता चल जाता है कि बंदर उनके साथ चालाकी कर रहा है, और दोनों एक दूसरे को उदासी भरी निगाहों से देखती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा करके अपने बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को लाकर उन्होंने अपना ही नुकसान किया हुआ है। तो अंत में वे बंदर से विनती करते हैं कि आप हमें जो बची हुई हमारी रोटी है उसको हमें वापस दे दें। तो इस पर बंदर क्या कहता है? इस पर बंदर कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगी हुई है। इसी प्रकार ये टुकड़ा भी, जो रोटी के टुकड़े हैं, ये भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तो मैं इस झगड़े की जड़ को ही समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये बचा हुआ रोटी का टुकड़ा आपको दे दिया तो आप लोग फिर से लड़ने लग जाएंगे। तो इस प्रकार बंदर जो बची हुई रोटी का टुकड़ा है वो भी स्वयं ही खा जाता है। तो इस प्रकार कहानी में बंदर सारी की सारी रोटी खा लेता है और अंत में तराजू लेकर भाग जाता है। जो दोनों बिल्लियां हैं वो बेचारी पछताती रह जाती हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी
आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और दो व्यक्तियों के झगड़े में किसी तीसरे व्यक्ति का ही हमेशा लाभ होता है। इसलिए हम लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो कहानी है ये समाप्त होती है। इस कहानी को लिखा है श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम कार्यपत्र की ओर और देखते हैं आज के कार्यपत्र के प्रश्न। आज के कार्यपत्र का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम किस किस के साथ अक्सर लड़ते झगड़ते हो? तो आप क्या लिख सकते हैं इसका उत्तर कि मैं अक्सर चॉकलेट खाने के लिए अपनी छोटी बहन या अपनी बड़ी बहन अपने बड़े भाई से झगड़ा करता हूँ या करती हूँ। जब तुम झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? तो जब तुम झगड़ते हो अपने भाई से, अपनी छोटी बहन से या अपनी बड़ी बहन से, तो उस समय तुम्हारा जो फैसला है वो कौन करवाता है? तो आप इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं कि झगड़ा होने पर मम्मी हम दोनों के बीच फैसला करवाती है, ठीक है, या पापा हम दोनों के बीच फैसला करवाते हैं। इसका ग भाग है, अगर तुम इस नाटक को नाम देने के लिए तुम्हें कहा जाए तो तुम इसे क्या नाम देना चाहोगे? अगर आप लोगों को इस नाटक को नाम देने के लिए कहेंगे तो आप इसको क्या नाम देंगे? तो आप क्या इसका उत्तर क्या कर सकते हैं कि मैं नाटक का नाम मूर्ख बिल्लियाँ और चालाक बंदर देना चाहूँगा। क्या नाम देना चाहूँगा? मूर्ख बिल्लियाँ एवं चालाक बंदर। उसके बाद अगला भाग जो है वो है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी, तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? महक यानी गंध, ठीक है। तो कहानी में आपने देखा कि बिल्लियों को रोटी की महक, रोटी की गंध आ रही थी। तो आप लोगों को भी किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? तो इसका उत्तर आप क्या लिख सकते हैं? जैसे मुझे आलू के परांठे, शिमला मिर्च की सब्जी, मैगी आदि पकने की महक अच्छी लगती है। तो आप लोगों को जिस चीज़ के पकने की महक सबसे अच्छी लगती होगी आपने वो अपने उत्तर में लिख लेना है, ठीक है। तो ये जो आज के जितने भी सारे प्रश्न हैं इसको आप अपनी समझ के अनुसार जैसा आपको लगता है, जो आपको ठीक लगता है, जो आप समझते हैं उसी आधार पे आप इनके उत्तर अपनी अपनी नोटबुक में लिख लें, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है कि तुम किस किस के साथ अक्सर लड़ते झगड़ते हो, तो आप जिसके साथ लड़ाई करते हैं, जिसके साथ आप झगड़ते हैं, तो आप उसके बारे में इस प्रश्न में लिख सकते हैं। तो जो आपका फैसला करवाते हैं लड़ाई झगड़ा करते समय, तो उसका उत्तर आपने दूसरे ख भाग में लिख लेना है। और इस नाटक को अगर आपको नाम देने के लिए कहा जाए तो आप बंदरबांट के अलावा इस नाटक को और क्या नाम दोगे? तो वो भी आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया मूर्ख बिल्लियाँ और चालाक बंदर, तो आप और नाम भी दे सकते हैं, जैसे चालाक बंदर हो गया, मूर्ख बिल्लियाँ हो गई अलग से, है ना। और क्या कहते हैं, जैसे घ भाग है कि बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी, तो तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? तो आपको जिन जिन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है आप उसको इस उत्तर में डाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन किन चीज़ों को तोलकर खरीदा जाता है? तो नीचे कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए हैं, आपने इन चीज़ों को देखना है और बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तोलकर खरीदी जाती है। तो पहले जैसे है केरोसिन ऑयल है, फिर कद्दू है, उसके बाद रबड़ है, फिर तरबूज है, फिर किताब है, फिर केला है, फिर क्या है उसके बाद चावल के दाने हैं, फिर क्या है नारियल है, और अंत में क्या है गुलाब है। तो आपने इसमें से बताना है कि किन किन चीज़ों को जो है वो तोलकर खरीदा जाता है। तो क्या केरोसिन ऑयल को तोलकर खरीदा जाता है? नहीं। उसके बाद कद्दू है, तो नंबर 1 हो गया आपका कद्दू, जिसको तोलकर खरीदा जाता है। रबड़ को तोलकर खरीदा जाता है? नहीं। उसके बाद है तरबूज, तरबूज को तोलकर खरीदा जाता है। दूसरे नंबर पे आएगा तरबूज, नंबर 1 पे कद्दू, नंबर दूसरे तरबूज। फिर है किताब, किताब को भी नहीं खरीदा जाता है तोलकर, न ही केले को तोलकर खरीदा जाता है। उसके बाद है चावल, तो क्या चावल को तोलकर खरीदा जाता है कि नहीं खरीदा जाता है? जी हाँ, उसे तोलकर खरीदा जाता है। तो नंबर 3 हो गया चावल। फिर उसके बाद है नारियल, तो नारियल को तोलकर भी खरीदा जाता है और बिना तोले भी खरीदे जाते हैं। इसको आप डाल सकते हैं इसमें, नंबर 4 नारियल। और नंबर 5 है गुलाब, तो क्या गुलाब को तोलकर खरीदा जाता है?
नहीं, गुलाब को तोलकर नहीं खरीदा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनके उत्तर जो है लिख लेने हैं प्रश्न नंबर 2 में। तो इस तरह से आज की वीडियो जो है वो यहीं समाप्त होती है। फिर आपके साथ कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।